नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी विस्तार से रहेगी नजर। सबसे पहले आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है गुजरात की। कई सारे इसमें सरप्राइजेस भी थे, कई लोगों को इसका बड़ा मलाल भी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है और अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी जो है वो भी तय कर ली है। उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बीजेपी गुजरात को जीतने की कर रही है तैयारी। और फिर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर जो चुनावी बिगुल बजा था उसके बाद कैंपेनिंग अब हो गई है खत्म। आज दिग्गजों ने हिमाचल प्रदेश की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। क्या है माहौल, बात करेंगे हमारे सहयोगी से। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या संजय राउत जो कल तक बीजेपी पर इतने भड़कते थे, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद से कोर्ट से जब उन्हें अब जमानत मिली है उनके सुर थोड़े बदल गए, तेवर बदल गए? उसी पर करेंगे बात। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। वो खबर से ये जेएनयू से आ रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से लगता है कि शिक्षा से ज्यादा मारपीट का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। ये हंगामे की खबर जेएनयू से है। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में 2 छात्र घायल भी हुए हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ताप्ती हॉस्टल और एक दूसरे हॉस्टल के छात्रों के बीच, यानी कि हॉस्टल के जो गुट था उनके बीच कहा जा रहा है कि मारपीट हुई। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से बाहरी लोगों को जेएनयू में बुलाया गया, उसके बाद जमकर मारपीट हुई। ये जरा देखिए आप विजुअल्स, लोग घूम रहे हैं हाथों में डंडे लेकर। ये छात्र हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, ये अब आप खुद ही तय कर लीजिए। लेकिन यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे लोग अपना मुंह पे कपड़ा ढककर भी यहां पर घूमते फिर दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को बाहर से बुलाया गया। पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस मौके पर जरूर पहुंच गई है। बड़ा ये कई सारे इंसिडेंट इस तरह के जेएनयू में हो गए हैं पिछले कई दिनों में। मैं आपको सीधे अपने सहयोगी मुकेश के पास लिए चलता हूं। मुकेश सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, समझना ये आपसे चाहते हैं, जानना ये आपसे चाहते हैं कि क्या पूरी घटना है और पुलिस इस पे कोई कार्रवाई कर रही है क्या? देखिए, ये मारपीट आखिर क्यों हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है जेएनयू के तरफ के छात्रों से वो यही मिली है कि ताप्ती हॉस्टल में किसी लड़के का किसी दूसरे हॉस्टल के लड़के से झगड़ा हो गया था। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से कुछ बाहरी लड़के बुलाए गए और जैसा वीडियो में दिख रहा है कि लड़के डंडे लेकर वहां पर घूम रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। जो लड़के मारपीट कर रहे हैं उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ है ताकि उनकी पहचान ना होने पाए। और ऐसी तस्वीरें हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। जब जेएनयू में मारपीट होती है तो लोग जो मारपीट करने वाले हैं वो अपना मुंह ढक लेते हैं ताकि उनकी पहचान ना होने पाए। तो यहाँ पर जब मारपीट शुरू हुई तुरंत उसके बाद जो जेएनयू प्रशासन है वो हरकत में आया और जेएनयू प्रशासन की ओर से जो लोकल थाने की पुलिस है उसको इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस पहुंची और पूरे माहौल को शांत कराया और कुछ देर के लिए जो जेएनयू के गेट थे उसको भी बंद कर दिया गया था ताकि बाहरी लोग अंदर ना आने पाए। फिलहाल जो सभी छात्र हैं वो अपने हॉस्टल्स में लौट गए हैं। इसमें 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि उनके पास अभी तक किसी छात्र की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। जैसे ही शिकायत मिलेगी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश बता रहे थे कि किस तरीके से लड़ाई हो रही है, इसका कारण अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हाथों में डंडे हथियार लेकर लोग जेएनयू के अंदर मारपीट करते इन वीडियोस में दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जेएनयू में इस तरह की हिंसा की घटना सामने आई है। फटाफट आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 11 अप्रैल 2022 को भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें 2 छात्रों के गुटों के बीच रामनवमी के दिन में जबरदस्त मारपीट हुई थी। काफी हंगामा हुआ था नॉनवेज खाने को लेकर। यह पूरा विवाद जेएनयू में हुआ था और करीब 16 छात्र इसमें घायल हो गए थे। जेएनयू के छात्र और एबीवीपी के बीच में, जो जेएनयू के संघ है, उनके बीच में यह पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि 5 जनवरी 2020 को मास्क लगाकर करीब 50 लोग बाहर से रॉड, डंडे, एसिड लेकर जेएनयू के अंदर हमला करते हैं। इस हमले में 40 के आसपास जो छात्र हैं जेएनयू में पढ़ने वाले वो घायल भी हो जाते हैं। और ये एक बड़ी घटना थी जिसके कई दिनों तक इस पे बवाल चलता रहा, बातचीत होती रही।
दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहे कि क्योंकि वो एबीवीपी की शायद तरफ से लोग थे, इस वजह से दिल्ली पुलिस उस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जेएनयू को लेकर, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की जो खबरें हैं वो काफी चिंताजनक खबरें हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारी सबसे जो पहली खबर जो हम आपको बताना चाह रहे थे, जो हमारी बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के आज गुजरात के अंदर उन्होंने जो अपनी लिस्ट जारी की है उस खबर को लेकर बीजेपी ने आज गुजरात चुनाव को लेकर 160 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। 182 कुल सीटें हैं जिसमें से 160 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखकर कुछ लोगों को अचरज भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जो अपनी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को अगर आपको कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए, एमएलएस को रिपीट ना किया जाए, वो बिल्कुल यहां पे होता दिखाई पड़ रहा है। तो 182 में से 160 उम्मीदवारों की बीजेपी ने कर दी है घोषणा। उसके साथ साथ मौजूदा करीब 38 विधायक ऐसे हैं जिनका पत्ता साफ हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और नितिन पटेल जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उनको टिकट भी नहीं मिला है। 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि इसमें 14 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे और लोग हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं उनको मैदान में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ते हैं उसी से वहां पर घाटलोदिया वहीं से उतारा गया है। साथ ही साथ हार्दिक पटेल जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, उनको चुनाव लड़ने के लिए वीरमगाम जो उनका गढ़ माना जाता है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां से उनको टिकट मिला है। रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी को जामनगर नॉर्थ से भी बीजेपी ने टिकट दिया है। यह भी एक बड़ा दांव इसमें लगाया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर इसमें यह भी थी कि मोरबी में जहां पर पुल टूटने की घटना हुई थी, वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं और मंत्री हैं ब्रजेश मिर्जा, उनका टिकट कट गया है। और पूर्व विधायक को टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने जब घटना हुई थी तो पानी में कूद के ऐसा बताया गया था कि लोगों की बड़ी मदद की। अब इस पर क्या किसने कहा, सुन लीजिए। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र, उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। प्रमुख रूप से पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी चूड़ासमा। अभी तक 38 लोग हैं जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन वो सहमति के साथ भी काफी लोगों को किया गया। आज खुशी का अवसर है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आज चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामना उनको दे रही हूँ। साथ ही साथ में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, तो ये थी रविंद्र जडेजा जी की पत्नी जो कह रही हैं कि अपना प्रधानमंत्री को अपना आभार व्यक्त कर रही हैं। लेकिन बीजेपी की एक बार फिर से गुजरात को फतेह करने की स्ट्रैटेजी क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक डिटेल लेकर आए हैं। और ये सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे नरेंद्र मोदी का। अखिलेश जी, जो आप बता रहे थे हमें कि पूरा जो बीजेपी का स्ट्रैटेजी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द बुनी गई है। बिल्कुल, 25 यात्रा या उनकी कह सकते हैं कि 25 उनकी बड़ी सभाएं, रोड शो होंगे। और इस 17 नवंबर को जबकि नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकल जाएगी, उसके बाद उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। 7 से 8 दिन तक लगातार आप कह सकते हैं कि बीच बीच में वो गुजरात जाएंगे। और साथ ही इस तरह से प्रोग्राम बनाया गया है कि 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को एक जनसभा के जरिए कवर कर लिया जाए। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं, उन्हीं को आगे रख करके बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दूं कि जब से हिमाचल प्रदेश का चुनाव घोषित
हुआ था अंकित, उसके बाद से जब तक गुजरात का चुनाव घोषित हुआ उसके बीच का अगर आप 20 दिन का देखेंगे पीरियड, तो उस पीरियड में नरेंद्र मोदी के हर करीब दूसरे दिन गुजरात से जुड़े कोई ना कोई कार्यक्रम लगे थे। तो इससे पता लगता है कि कितना ज्यादा महत्व पीएम मोदी खुद गुजरात विधानसभा चुनाव को दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बड़ा कारण 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम है, जिसमें बीजेपी 99 सीटें ही प्राप्त कर सकी थी और तब ऐसा लगा था कि शायद जीत के प्रति ज्यादा आश्वस्त होने के कारण जो कार्यकर्ता है उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार पूरी गंभीरता से बीजेपी इस चुनाव को ले रही है और यही कारण है कि 33% सीटिंग जो विधायक है उनके टिकट काट दिए गए। ये बहुत बड़ी संख्या है अंकित। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी से सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे तक लाने के लिए। जैसे अखिलेश जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोशिश करेगी कि बीजेपी का जो लगातार विजय पताका चलती आ रही है गुजरात में वो आगे भी बढ़ जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से जोर शोर से शुरू हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर कैंपेन आज खत्म हो गई। हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को वोट होने वाला है और इस वोटिंग के बाद तय होगा कि इस बार हिमाचल में जो हमेशा होता आया, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो होने वाला है, इतिहास दोहराने वाला है या इस बार इतिहास नया रचा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आज प्रचार का आखिरी दिन था। सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी। प्रचार के आखिरी दिन आज प्रियंका गांधी भी सिरमौर में रैली करने पहुंची। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने पालमपुर और जेपी नड्डा ने बिलासपुर में रैली करके कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया। कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार देखना होगा कि क्या सरकार के खिलाफ गुस्सा चलेगा या भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट है वो बाजी मार जाएगा। क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन मुद्दों पर ज्यादा अभी तक चर्चा सुनने को मिली है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो अब तक सामने आया है, बेरोजगारी युवाओं को बहुत सता रही है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो पुरानी पेंशन योजना जो है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी के तौर पर सामने खड़ी हो गई है। अग्निपथ स्कीम को लेकर भी सौरभ ने रिपोर्ट भी की थी कि इस तरीके से युवा वहां पर नाराज हैं। सेब किसानों का जो प्रदर्शन रहा है, उनकी परेशानियां भी बहुत बड़ी दिक्कत है बीजेपी के लिए। खराब सड़कें और बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में अगर आप हर बार ही चुनाव का देखेंगे तो हर बार इस तरह के मुद्दे जरूर उठते हैं। सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, काफी दिनों से आप लगातार हिमाचल में हैं, लगातार जमीनी जो माहौल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज रैली खत्म हो गई, जनता के मन में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे वो वोट करने वाले हैं? देखिए, हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है। यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो 2.20% हैं। यानी जो एक कैंपेन होता है हिंदू मुसलमान वाला, वहां पर ये होगा नहीं। बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो दिया तो जेपी नड्डा ने पहली बात बोली कि हम अगर सत्ता में वापस आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। हमने यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों को पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार है क्या, तो वो होगा नहीं। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा हम रिपोर्ट भी करते आए हैं, कि बागी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कैंडिडेट बेस्ड चुनाव है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 50-60 हज़ार पोलिंग होती है और उसमें जो नेता होते हैं वहाँ के लोकल, उनका कनेक्ट होता है मैन टू मैन। ऐसे में जो 21 बागी नेता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हमने रिपोर्ट भी किया है किस तरीके से ज्यादातर जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाराज हैं।
यहाँ पर प्रेम कुमार धूमल अब तक बीजेपी का चेहरे रहते थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए, इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, भले ही वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन धूमल साहब के ना होने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। उनके जो करीबी लोग थे उनको टिकट नहीं मिला, तेजवंत नेगी जैसे पूर्व विधायक हैं, होशियार सिंह हो गए या फिर किशोरी लाल हो गए जिनका मौजूदा उनका टिकट काट दिया, कृपाल परमार को पीएम ने फोन किया तब भी नहीं माने। सोचिए अंकित कि पीएम किसी को फोन कर दे, और आप हम समझते हैं पीएम का क्लाउड क्या है, पीएम किसी को फोन कर दे तो आदमी घर बैठे और प्रचार करे कि मुझे वोट मत देना, पर फिर भी कृपाल परमार चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ही यही है, और यहाँ के लोगों के दिमाग में है कि वो किसी को कंफर्टेबल नहीं होने देना चाहते हैं। इस बार देखना होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे, ये बीजेपी का कैंपेन है। लेकिन लोगों के मन में जब बात करते हैं, सेब का किसान नाराज है क्योंकि उसकी एमएसपी निर्धारित नहीं हो पा रही है। यहाँ के जो लोग हैं, सबसे जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, वो तय करते हैं यहाँ सरकार, तो उनके लिए पुरानी पेंशन योजना एक बड़ी चीज है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है अंकित, क्योंकि हम बीजेपी की तो बात करते हैं पर कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं। उनके पास कोई फेस नहीं है। वीरभद्र की मौत के बाद कोई एक चेहरा सामने निकल करके नहीं आया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। यहाँ पर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, मुकेश अग्निहोत्री का अपना सेक्शन है, बिल्कुल सुक्खू का अपना है, प्रतिभा सिंह है, आशा कुमारी है, तो यहाँ पर लेकिन हाँ बीजेपी का रेबल फैक्टर और यहाँ के लोगों की मानसिकता की एक बार सबको मौका देना है तो थोड़ा फेवर में लगता है। लेकिन पीएम मोदी विराट कोहली की तरह आते हैं तो उनका भी इफेक्ट है। पीएम मोदी का अपना पर्सनल कनेक्ट है यहाँ लोगों के साथ, वो दुकानों के नाम लेते हैं कि मैं यहाँ चाय पीता था, यहाँ खाना खाता था, और पीएम का मोदी का फेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मोदी फैक्टर जो है, जब से लगातार 2014 से देख रहे हैं, हर चुनाव में हर मुद्दे के बाद एक मोदी फैक्टर जरूर कई राज्यों में दिखाई पड़ता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। लेकिन सौरभ जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत अहम बात है कि कांग्रेस के लिए जो उनकी आपस में सिर फटोवल है, यानी कि आपस में इकट्ठे होकर चुनाव क्या वो लड़ पाएंगे, और बीजेपी के लिए रेबल फैक्टर ये किस तरफ चुनाव को बैठाएगा, ये जरूरी होगा देखने के लिए। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर।